एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पब्लिश की हुई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यूनिवर्स के एक ऐसे रीजन का प्रेडिक्शन किया जिसे उन्होंने ब्लैक होल का नाम दिया था। एक ऐसा सितारा जिसका मास हमारे सूरज के मास का 2 से 3 गुना हो, और जब ये सितारा अपनी लाइफ के एंड को पहुंच जाता है तब वो कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इस तरह से ब्लैक होल फॉर्म में आता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने मास के हिसाब से ब्लैक होल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: स्टेलर ब्लैक होल्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। दोस्तों, कई कॉस्मोलॉजिस्ट को ये भी शक है कि फोर्थ टाइप का ब्लैक होल भी मौजूद हो सकता है। इस ब्लैक होल को प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई ब्लैक होल्स के टाइप्स के बारे में जानकारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ब्लैक होल के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। एक ब्लैक होल के 2 बेसिक पार्ट्स होते हैं, जिनमें पहला है द सिंगुलैरिटी और दूसरा है द इवेंट होराइज़न। द इवेंट होराइज़न ब्लैक होल का वो पॉइंट है जहाँ से कुछ भी वापस नहीं जा सकता, और इसीलिए इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। ये कोई फिज़िकल सरफेस नहीं है, लेकिन हम इसे एक बाउंड्री समझ सकते हैं जो स्फेयर की शक्ल में मौजूद होती है। और अगर कोई चीज़ ब्लैक होल के नज़दीक इस पॉइंट तक पहुंच गई तो वो बाहर नहीं, सिर्फ ब्लैक होल के अंदर ही जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट पे एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा होती है। और दोस्तों, किसी ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी उस स्पीड को कहते हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी से बच के निकलने के लिए ज़रूरी होती है। और अगर कोई भी मैटर इवेंट होराइज़न तक पहुंच जाता है तो वो ब्लैक होल के सेंटर की तरफ खींचा चला जाता है। और ब्लैक होल का सेंटर ही ब्लैक होल का दूसरा बेसिक पार्ट है, जिसे द सिंगुलैरिटी कहते हैं। और जो भी मैटर ब्लैक होल के अंदर गिरता है वो सिंगुलैरिटी में आके ही जमा हो जाता है। जैसा कि मैंने ब्लैक होल के पार्ट 1 वाली वीडियो में कहा था कि ब्लैक होल के फिज़िकल पार्ट को समझना और उसे एक्सप्लेन करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और मेरा ऐसा कहने की वजह थी द सिंगुलैरिटी, और सिंगुलैरिटी ही ब्लैक होल का फिज़िकल पार्ट है। Maybe not. दोस्तों, सिंगुलैरिटी पे मैटर की डेंसिटी इनफाइनाइट होती है, मास इनफाइनाइट होता है, और सिंगुलैरिटी का साइज़ भी इनफाइनाइटली स्मॉल होता है। यहाँ तक कि अगर सिंगुलैरिटी के साइज़ को नंबर के साथ डिस्क्राइब किया जाए तो इसका साइज़ 0 होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि सिंगुलैरिटी पे फिज़िक्स के लॉज ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन सिंगुलैरिटी पे एक्चुअल में होता क्या है ये जानने के लिए साइंसदान एक्टिवली रिसर्च में लगे हुए हैं। और ब्लैक होल के सेंटर में होता क्या है ये बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए एक फुल थ्योरी भी डेवलप की जा रही है। दोस्तों, इवेंट होराइज़न और सिंगुलैरिटी के अलावा भी ब्लैक होल्स के कुछ और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि एक्रीशन डिस्क, इवेंट होराइज़न शैडो, फोटॉन स्फीयर, डॉपलर बीमिंग, पार्टिकल जेट्स और कोरोना। एक तो यार, ये कोरोना कहीं से पीछा नहीं छोड़ रहा। सूरज के बारे में कुछ पढ़ो तो कोरोना, अभी ब्लैक होल के बारे में पढ़ो तो भी कोरोना, और कोरोना का नाम सुनता हूँ तो मुझे लॉकडाउन ही याद आता है। बहरहाल, जो भी हो, आगे बढ़ते हैं और ब्लैक होल के बाकी फीचर्स के बारे में जानते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्रीशन डिस्क के बारे में। एक स्टेलर मास ब्लैक होल जब एक स्टार के नज़दीक होता है तो उस स्टार की गैस को खींच लेता है, और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी ऐसा ही करते हैं जब कोई स्टार उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक भटकता है। और ये खिंची हुई गैस एक हॉट, ब्राइट और तेज़ी से घूमने वाली डिस्क में सेटल हो जाती है, और उस स्टार का जो खिंचा हुआ मैटर होता है वो धीरे से डिस्क के आउटर पार्ट से इनर एज की तरफ जाता है, और फिर ये मैटर इवेंट होराइज़न में गिर जाता है। आइसोलेटेड ब्लैक होल्स जो अपने सराउंडिंग मैटर को कंज्यूम कर लेते हैं, इनके पास एक्रीशन डिस्क नहीं होती, और ऐसे ब्लैक होल्स को ढूंढना और स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। दोस्तों, अगला पार्ट है इवेंट होराइज़न शैडो। इवेंट होराइज़न हर उस लाइट को कैप्चर करता है जो उसके थ्रू पास होती है। इसके अराउंड डिस्टॉर्टेड स्पेस टाइम की वजह से लाइट ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू रीडायरेक्ट हो जाती है, और ये दोनों इफेक्ट एक डार्क जोन प्रोड्यूस करते हैं, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स ने इवेंट होराइज़न शैडो का नाम दिया है। और इवेंट होराइज़न शैडो ब्लैक होल के एक्चुअल सरफेस का रफली 2 गुना होता है। ब्लैक होल का अगला पार्ट है फोटॉन स्फीयर। ये लाइट के बारीक रिंग्स होते हैं जो ब्लैक होल के शैडो के एड्स पे अपीयर होते हैं, और यहाँ पे लाइट हम तक पहुँचने से पहले ब्लैक होल के मल्टीपल टाइम्स चक्कर लगाती है। फोटॉन स्फीयर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे लाइट सर्कल्स में ट्रैवल करती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ब्लैक होल के अगले पार्ट कोरोना की तरफ। ब्लैक होल के पार्ट कोरोना को यूनिवर्स के एक्सट्रीम फिजिकल एनवायरनमेंट्स में से एक माना जाता है। जो भी पार्टिकल्स कोरोना में मौजूद हैं वो ब्लैक होल के अराउंड घूम रहे हैं, और उनके घूमने की स्पीड लाइट की स्पीड तक पहुंच जाती है। और दोस्तों, कोरोना एक्सरेज का एक सोर्स है, और इससे निकलने वाली एक्सरेज की एनर्जी एक्रीशन डिस्क के एक्सरेज से ज़्यादा होती है। एस्ट्रोनॉमर्स अब तक इसके एक्सटेंट, शेप
और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हर छोटे बड़े साइज़ के ब्लैक होल में एक्रीशन डिस्क के एड्ज के करीब एक अजीब चीज़ अकर होती है। एक छोटी मिकदार में जो मटीरियल ब्लैक होल के नज़दीक बढ़ रहा होता है वो सडनली अपना रास्ता बदल के जेट्स के पेयर में अपोजिट डायरेक्शन में ब्लास्ट होने लगता है और ये जेट्स पार्टिकल्स को करीब करीब लाइट की स्पीड से बाहर फेंकते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स पूरी तरह से ये नहीं समझ पाए कि ये काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी ब्लैक होल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं कुछ सवालों का जवाब देना चाहूँगा जो ब्लैक होल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल है कि अगर ब्लैक होल्स को देखा नहीं जा सकता तो साइंटिस्ट्स उनको स्टडी कैसे करते हैं। साइंसदान डायरेक्टली ब्लैक होल्स को देखकर उन्हें स्टडी नहीं करते और ऐसा करना नामुमकिन है, लेकिन उसके बजाय साइंसदान ब्लैक होल्स के सराउंडिंग एनवायरनमेंट को देखकर ब्लैक होल्स का पता लगाते हैं और उनको स्टडी करते हैं। जब कोई भी मैटर इवेंट होराइज़न के बहुत नज़दीक आ जाता है तो वो मैटर ब्लैक होल में खींचा जाता है और जैसे जैसे वो मैटर ब्लैक होल में खींचा जाता है तो वो मिलियंस ऑफ डिग्रीज़ तक गर्म हो जाता है। हम ब्लैक होल्स को तो नहीं देख सकते, लेकिन उसकी ग्रेविटी अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स पे जो असर डालती है उसको ज़रूर देख सकते हैं और इसी तरह से उनका पता लगाया जाता है। दोस्तों, अगला सवाल है कि ब्लैक होल को बनने में कितना टाइम लगता है। एक स्टेलर मास ब्लैक होल जिसका मास 10 सूरज के बराबर हो एक मैसिव स्टार के कोलैप्स होने के बाद कुछ सेकंड्स में ही बन सकता है। और ऐसे छोटे ब्लैक होल्स दो न्यूट्रॉन स्टार्स के एक दूसरे में मर्ज होने की वजह से भी बन सकते हैं, या फिर एक ब्लैक होल और एक न्यूट्रॉन स्टार के मर्जर से, या फिर दो ब्लैक होल्स के मर्जर से। इस तरह से जो ब्लैक होल्स बनते हैं वो बहुत जल्दी वजूद में आ जाते हैं और स्पेस टाइम में ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन गैलेक्सीज़ के सेंटर में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन काफ़ी मिस्टीरियस होता है और ऐसे ब्लैक होल्स का मास मिलियंस से लेकर बिलियंस सोलर मासेस तक होता है और ये ब्लैक होल्स इतना ज़्यादा मास 100 करोड़ साल से भी कम समय में हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है कि एस्ट्रोनॉमर्स सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, एस्ट्रोनॉमर्स कई तरीक़ों से ब्लैक होल्स का मास कैलकुलेट कर सकते हैं और उनके हिसाब से सबसे सिंपल तरीका है जब ऑब्जेक्ट्स एक बाइनरी सिस्टम में होते हैं तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स केपलर्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं और केपलर्स लॉज ऑफ मोशन की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल्स के मास कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा भी कई और तरीके हैं जिनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। ब्लैक होल के बारे में पूछा जाने वाला अगला सवाल ये है कि क्या कोई ब्लैक होल पूरी गैलेक्सी को खा सकता है। तो इसका जवाब काफ़ी सिंपल है, नहीं खा सकता। कोई भी ब्लैक होल किसी भी गैलेक्सी को नहीं खा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर कोई ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा। तो इस सवाल का भी सिंपल जवाब है, बहुत बुरा होगा। जब कोई ऑब्जर्वर ब्लैक होल्स को बाहर से देखता है तो उसे सिर्फ इवेंट होराइज़न के बाहर की चीज़ें मालूम पड़ती हैं, लेकिन अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर गिर जाएगा तो वो एक अलग ही रियलिटी को एक्सपीरियंस करेगा। जब कोई इंसान इवेंट होराइज़न के अंदर पहुंच जाएगा तो स्पेस और टाइम उसके लिए बिल्कुल बदल जाएंगे और सेम टाइम पे ब्लैक होल की पावरफुल ग्रेविटी उस इंसान को हॉरिजेंटली कंप्रेस करेगी और वर्टिकली स्ट्रेच करेगी, बिल्कुल स्पेगेटी यानी नूडल्स के जैसे। और साइंसदान इस फिनोमिनन को स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं, मतलब हमारी भाषा में नूडल्फिकेशन। और ये बात कोई मजाक नहीं है। और दोस्तों, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी हो पाएगा, क्योंकि ज़मीन का सबसे करीबी ब्लैक होल भी हमसे कम 1500 लाइट ईयर्स की दूरी पे मौजूद है, जिसका मतलब हम लोग ज़मीन पे सेफ़ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या हमारा सूरज कभी ब्लैक होल में बदल सकता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है, हमारा सूरज साइज़ में काफ़ी बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि एक्सप्लोड होकर ब्लैक होल में बदल जाए। अगर हम ये मान भी लें कि हमारा सूरज कभी फट गया तो ये एक ड्वार्फ स्टार बनेगा, ना कि एक ब्लैक होल। और हाइपोथेटिकली कभी हमारा सूरज सडनली एक ब्लैक होल में बदल जाए और उस ब्लैक होल का मास सूरज के मास के बराबर हो, तो इससे प्लैनेट्स के ऑर्बिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उस ब्लैक होल की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हमारे सोलर सिस्टम पे सेम रहेगा जैसे कि सूरज का है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच है कि बिना सूरज के ज़मीन पे लाइफ ही नहीं बचेगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।